हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके उर्जिक चैनल एसपी जहाँ पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के बारे में। आप लोगों को डॉक्टर के सी सिन्हा में आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण एवं बारंबारता आवंटन, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार से ये चैप्टर दिया हुआ है आपके डॉक्टर के सी सिन्हा में, जिसे हम लोग सिंपल में या शॉर्ट में एनसीईआरटी में बात करें तो इस चैप्टर को हम लोग सांख्यिकी के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि हम लोग स्टैटिक्स भी कहते हैं सांख्यिकी को। अब इसमें हम लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस सांख्यिकी से संबंधित जितने भी टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सांख्यिकी क्या होता है, नहीं होता है, पहले उसको समझिए। आप लोग रुक जाइए, मतलब पहले सांख्यिकी समझ लेते हैं, ठीक है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें संख्या तथा आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी गणित की क्या है, वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्या तथा आंकड़ों का उसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आप लोग जब कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट देखते टाइम क्या होता होगा आप लोगों को, अगर आंकड़ों का हम बात करें उसमें तो देखिए क्रिकेट देखते वक्त क्या होता होगा, तो आप लोग को इस प्रकार से एक ग्राफ दिखाई पड़ता होगा, इस प्रकार से ये क्या दर्शाता है, तो वो आंकड़ा जो ये ग्राफ जो दर्शा रहा है वो आंकड़ों का ही ग्राफ दर्शाता है ना, वो क्रिकेट का स्कोर। अगर आप लोग को हम बात करें तो आप लोग इस प्रकार से भी कभी कभी पेपर में जब लेते होंगे तो इस प्रकार से जनसंख्या के बारे में आप लोग को दिखाई पड़ता होगा, इस प्रकार से भी। तो ये क्या होता है, ये आयत चित्र होता है और इस प्रकार को आलेख मतलब आंकड़े को हम लोग इस प्रकार आलेख खींचकर भी दर्शा सकते हैं, ग्राफ खींचकर भी दर्शा सकते हैं और आयत चित्र खींचकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सांख्यिकी के अंदर हम लोग ये सारे आयत चित्र समझिए या इसके विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, ये सारे के बारे में समझेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। सांख्यिकी का हम लोग उपयोग साइंस के क्षेत्र में भी करते हैं। डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग एकत्रित करते हैं तो वो आंकड़े बनाकर ही प्रयोग करते हैं, तो वो हम लोग साइंस के अंदर भी सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग सांख्यिकी में समझेंगे आंकड़े यानी कि डाटा क्या होते हैं, नहीं होते। गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मान को समुच्चय कहते हैं, समुच्चयों को आंकड़ा कहते हैं। गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को क्या कहते हैं, आंकड़ा यानी कि डाटा कहते हैं। अब देखिए विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या, उसको हम जो इस प्रकार से लिख दिए, जो पहले क्लास 1 में 10 विद्यार्थी, 2 में 30 विद्यार्थी, 3 में 25 विद्यार्थी, 4 में 15 विद्यार्थी, 5 में 25 विद्यार्थी, 6 में 40 विद्यार्थी और 7वां में यानी 50 विद्यार्थी, 8वां में 30 विद्यार्थी है। तो ये मेरा आंकड़ा आया, पता चल जा रहा है ना इससे, जो मेरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 5th में कितने स्टूडेंट है, क्लास 6th में कितने स्टूडेंट है, ये क्या हमें आ रहा है, पता चल रहा है, इसे आंकड़े पता चल रहा है। तो यही हो गया, क्या आ गया, आंकड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आंकड़े की प्रकार, आंकड़ों की प्रकार। आंकड़ों के प्रकार में संकलन की दृष्टि से यानी कि कलेक्शन की दृष्टि से आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक आंकड़ा जिसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं, और एक सेकेंडरी या गौण आंकड़ा जिसे हम लोग प्राथमिक को प्राइमरी और सेकेंडरी को द्वितीयक को सेकेंडरी कहते हैं। आप समझिए, जिसमें प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है। तो प्राथमिक आंकड़ा का बात करें तो वे आंकड़ा जो पहली बार किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से संकलित किए जाते हैं, मतलब वैसी आंकड़ा जो किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से संकलित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहलाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें अपनी भारत देश के विभिन्न राज्यों की आबादी के बारे में, तो वो जो हमारे अनुसंधान क्षेत्र में किए जाएंगे, वो जो निकाले जाएंगे आबादी, जी मान लीजिए बिहार में इतना संख्या है, यूपी में इतना संख्या है, राजस्थान में इतना संख्या है, तो वो जो वो कलेक्शन करेंगे तो वो प्रथम बार ही करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो प्राथमिक आंकड़ा हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, बाद में प्राथमिक आंकड़ा वे आंकड़ा जो पहली बार किसी अनुसंधान के लिए यानी कि कहीं पे जाओ जहाँ पे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, समझ में है, जहाँ पे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है साइंस जो सा सेक्टर हो, वो सेक्टर में जो पहली बार तैयार किया जाता है, चाहे कोई भी राज्य के लिए लिखा जाता है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्राथमिक आंकड़ा। समझ में आ गया प्राथमिक आंकड़ा। अब हम लोग द्वितीयक आंकड़ा यानी गौण आंकड़ा जिसे हम लोग सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या हुआ उसको समझिए पहले। यदि किसी अनुसंधान के लिए पहले से आंकड़े उपलब्ध हो, पहले से ये आंकड़े क्या होना चाहिए, उपलब्ध हो, जिनका संकलन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया हो, मतलब जिसको पहले से क्या किया, कोई व्यक्ति या संकलन किया है और अनुसंधानकर्ता इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग में लाए, तो आंकड़े द्वितीय या गौण आंकड़े कहलाते हैं। अनुसंधानकर्ता जब उसी आंकड़े को प्रयोग में लाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक या गौण आंकड़ा। इसको समझिए, प्राथमिक आंकड़ा द्वितीय। अगर मान लेते हैं
आज का अगर आप लोग को 5 दिन पीछे का डिग्री सेल्सियस तापमान पता करना है, 5 दिन पीछे का तापमान पता करना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा या तो कोई न्यूज़ चैनल को खोल के उसके बाद देखिएगा जो पिछले क्या था और उसको कलेक्ट करके लिखिएगा ना। तो वो जो आप कलेक्ट किए कहाँ से कलेक्ट किए, वो तो पहले से डाटा बना हुआ था। डिग्री सेल्सियस में हम बात करें, जो मान लेते हैं परसों का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस जो था वो तो पहले से लिखा गया था ना, कलेक्ट किया हुआ था ना, उसको हम एकत्रित किए, तो वही क्या हो गया, उस प्रकार के आंकड़ों को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए यहाँ पे सांख्यिकी के चरण, स्टेज ऑफ स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी के चरण होते हैं। कैसे हम लोग सांख्यिकी को रिप्रेजेंट करते हैं, निर्धारित करते हैं, कलेक्शन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो सारे के बारे में हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं किसी विद्यालय में 10 छात्र हैं मतलब क्लास 10 छात्र नहीं, क्लास 6 तक हम लिए हैं, ये 6 तक, जिसमें कि 1 में 30 छात्र, 2 में 40 छात्र, 3 में 50, 4 में 20 छात्र, 5 में 5 छात्र है और 6 में 10 छात्र है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो आंकड़ा एक जगह एकत्रित किए हुए ना, तो इससे हमें पता चल रहा है ना किसमें कितने छात्र नहीं है, इससे ये पता चल रहा है। अब देखिए प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, यानी कि उसको हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रस्तुत कैसे करते हैं। प्रस्तुत करने का मतलब हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, तो एक अच्छी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सारणी के रूप में जब लिख लेते हैं और वर्ग को एक साइड और छात्रों की संख्या को एक साइड लिख के उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा प्रस्तुतिकरण हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, प्रेजेंटेशन हो जाता है। आगे समझ में। अब हम लोग समझने वाले विश्लेषण, एनालिसिस। अब विश्लेषण क्या हुआ, यानी कि इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या विश्लेषण, यानी कि इससे क्या एनालिसिस हो रहा है। इससे हम अगर देख रहे हैं जो वर्ग 1 में 30 छात्र है, 2 में 40 छात्र है, 3 में 50 छात्र है, 4 में 20 छात्र है, 5 में 5 छात्र है, 6 में 10 छात्र है, तो इससे हम यही निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं जो क्लास 5th और क्लास 6th में छात्रों की संख्या कम है, यानी निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो क्लास 5 और क्लास 6 में क्या है, छात्रों की संख्या कम है, इससे हम लोग यही निष्कर्ष, यानी आप विश्लेषण भी कह सकते हैं, एनालिसिस हम लोग कर पा रहे हैं बाबू। अब है निर्वचन, यानी कि इंटरप्रेशन, यानी कि इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सुधार करने के लिए, जिससे कि आंकड़े हमारे सही हो जाए, मतलब गलत भी नहीं होना चाहिए, त्रुटिपूर्ण नहीं भी होना चाहिए और सुधार भी हो जाए। तो क्लास 5 या क्लास 6 में हम कुछ ऐसा इस प्रकार से करेंगे जिससे कि हमारे स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी। चाहे उसमें शिक्षक को बदलना हो तो शिक्षक को भी चेंज कर सकते हैं, या कुछ इस प्रकार से करेंगे जिससे कि हमारा जो वो क्लास 5 और क्लास 6 छात्रों का संख्या बढ़े। तो वही हो गया क्या, निर्वचन। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे आगे चर या विचर बारंबारता। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं भी आप लोग को से आगे बताऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे समझते हैं। तो हम अब समझने वाले हैं चर तथा विचर, यानी कि वेरिएबल और वेरिएट, यानी ये क्या होते हैं या नहीं होते उसको समझिए। चलिए, वह राशि जिसके भिन्न भिन्न मानों से किसी प्रेक्षण में आंकड़े संग्रह किए जाते हैं सांख्यिकी चर कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम मान लेते हैं जैसे कि किसी वर्ग में 10 बच्चे हैं और उनका वजन निम्नलिखित है, यानी कि किसी वर्ग यानी कि क्लास में 10 बच्चे हैं जिसका भार दिया हुआ है, एक का भार है 40 kg, एक का भार है 30 kg, एक का भार है 35 kg, एक का भार है 40 kg, फिर इस प्रकार से 30, 40, 35, 40, ये जो भार दिया गया है, ये भार केजी जो दिया गया है, ये क्या है, तो हमारा चर है। ये भार क्या है, हमारा चर है। तो समझ में आ गया बाबू। अगर यहाँ पे लंबाई दिया रहता तो लंबाई क्या हो जाता, चर हो जाता, लेंथ क्या होता था, चर हो जाता। समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से ये चर हो गया। देख सकते हैं जिसके भिन्न भिन्न मानों से, देखिए ये भार का ही भिन्न भिन्न मान दिया गया है, तो किसी प्रेक्षण में आंकड़े संग्रह किए गए हैं। देखिए संग्रह किया गया है ना, तो वो सांख्यिकी चर कहते हैं, यानी कि भार क्या होगा, केजी क्या हो गया, तो चर हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए चर मान की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि किसी प्रेक्षण में कोई चर मान जितनी बार आता है वही उस चर मान की बारंबारता कहलाता है। जैसे कि अगर कोई चर मान, जैसे कि 40 का चर की संख्या देखते हैं तो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 40 की बारंबारता 5 हो जाएगी, 40 की बारंबारता 5 हो जाएगी। समझ में आ गया। आप समझिए चर मान की संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव, CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि संचयी बारंबारता क्या हो गया, तो किसी प्रेक्षण में चर के किसी मान की संचयी बारंबारता उस मान तथा उससे छोटे सभी मानों की बारंबारता का योग है। अगर हम यहाँ पे 40 की संचयी बारंबारता लिखें तो 40 की बारंबारता कितनी है, 5, तथा उससे छोटे सभी मान, तो उससे छोटे कितना है, देखिए उससे छोटे मान लेते पहले 35 भी है, तो 35 कितनी बार, 1, 2 बार, तो 2 बार ऐड कर देंगे। फिर 30 भी उससे छोटे है, तो 1, 2, 3,
3 बार 30 है, तो इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो 40 10 आ जा रहा है, तो इसकी मतलब 40 की संचय बारंबारता 10 हो जाएगी। जो 40 की देखिए यहाँ पे उस मान यानी 40 की बारंबारता निकालेंगे, 40 की बारंबारता तथा उससे छोटे सभी मानों की बारंबारता, उससे छोटी 35, उससे छोटे मान लेते इसका ही निकालें, इससे छोटे 35 भी है और 30 भी है, इसकी संचय बारंबारता 10 हो जाएगी। समझ में आ गया बाबू? आगे आपको निकालने के बारे में भी मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देखिए आंकड़ों को प्रदर्शन के रूप तथा बंटन के प्रकार, आंकड़ों को आप प्रदर्शन करके और इसके बंटन के कितने प्रकार होते हैं वो समझिए। वैसे बेसिकली हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत आंकड़ा पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा पढ़ेंगे। फिलहाल इतना को समझते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा, रॉ डाटा। इधर देखेंगे आप लोग, यदि आंकड़े जिस रूप में संकलित किए गए हो, कलेक्शन यानी संकलित यानी कि कलेक्शन किए गए हो, उसी रूप में रखे जाए तो ऐसे आंकड़े को अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जैसे कि वर्ग में छात्रों का उम्र इस प्रकार से दिया जाता है, जो 10 12 13 10 12 13 10 12 13 12 10 इस प्रकार से जो ये उम्र दिए जाते हैं वर्गों के दिए जाते हैं ना, जी 10 वर्ष के बच्चे इतने 10 वर्ष के बच्चे हैं, 11 वर्ष के बच्चे हैं, 12 वर्ष के बच्चे हैं, तो ये जो इस प्रकार से आंकड़े दिए जाते हैं ये क्या हो जाएंगे? अपरिष्कृत या अवर्गीकृत बारंबार आंकड़े हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वह बंटन जिसमें चर मूल्यों को उसकी संगत बारंबारता के साथ लिखा जाता है, उसकी संगत बारंबारता के साथ लिखा जाता है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। अब यहाँ पर समझ, जैसे कि क्लास 9th में 20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, जो 9th के विद्यार्थी जो है इतने नंबर लाए, जैसे कि 20 विद्यार्थी का प्राप्तांक जो है 30 35 40 35 35 40 30 30 40 35 45 40 30 45 30 35 40 40 40 30 40 40 इस प्रकार से 9th के हमारे स्टूडेंट थे जो कि इतने मार्क्स यानी कि इतने मार्क्स लेके आए हैं। तो उसी को जो हम लोग इस प्रकार से प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गया उसका बारंबारता, यानी कि 6 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने 30 नंबर लाए हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 35 नंबर लाए हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 नंबर लाए हैं और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 45 नंबर लाए हैं। अगर आपसे इसमें से पूछ दिया जाए जो कितने हमारे स्टूडेंट हैं जो कि 45 नंबर लेके आए हैं, तो आपको गिनती करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के माध्यम से आप लोग चुटकियों बता सकते हैं। कैसे? तो आपको विद्यार्थी यानी कि बारंबारता देख कर ही बता देंगे जो 45 में 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि 45 नंबर लाए हैं। आपसे 30 बच्चे के बारे में पूछे तो 30 बच्चे डायरेक्टली आप देख के कह सकते हैं जो 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि 30 नंबर लाए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये बारंबारता बंटन हो गया। इसको जो हम इस प्रकार से सजाते हैं वो क्या हो गया? उसके बार देखते हैं ना, इसकी संगत बारंबारता के साथ लिखे है ना, तो ये मेरा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो गया। समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे जो अवर्गीकृत आंकड़ों का परिसर यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन जो है इसका हम लोग परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिसर ज्ञात करने का आप लोग डिफिनेशन कह सकते हैं या इसका फॉर्मूला ही एक प्रकार से होता है, जो महत्तम तथा न्यूनतम चर मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। महत्तम यानी कि सबसे बड़ा और न्यूनतम यानी सबसे छोटा चर मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। आप परिसर का आप लिख लीजिएगा सूत्र, महत्तम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान। अगर मान लेते हैं इसका हम अगर परिसर ज्ञात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा 45 है और सबसे छोटा कौन सा है? 30 है। सबसे छोटा देखिए ना आप लोग 30 है ना, और सबसे बड़ा कौन सा है? 45। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका अगर परिसर निकालें तो क्या हो जाएगा? 15 निकल के आ जाए। तो आशा करता हूँ दोस्त यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित आप अगले पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ा के क्लासिफाइड डाटा के बारे में। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। और आपके लिए मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट वीडियो लाता रहता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जरूर ही एसपी मैथ चैनल से जुड़े और अपना बेसिक मैथ कंप्लीट करें और उसे एक अच्छी पकड़ बनाए। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में इतना ही।